नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और अब ये वो पाठशाला भी बन गई है जहां यूनिट टेस्ट भी होता है और टॉपर्स को इनाम भी मिलता है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज कौन सी क्लासेस लगाने वाला हूं। राम मंदिर को ना कहते कांग्रेस के लिए कौन सी बुरी खबर आई है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। मंदिर का न्योता ठुकराने पर मुसलमानों ने कांग्रेस से क्या कह दिया वो भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि सब तो किया गया, मुसलमानों के लिए आरोप लग रहा है, लेकिन मुसलमान कांग्रेस से क्या कह रहा है आज बताऊंगा। आपको वो नंबर भी दिखाऊंगा गणित की क्लास में जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है क्या। इसके अलावा मोदी शाह का प्लान तैयार है। 2024 में मोदी और शाह वो करने वाले हैं जो 2014 और 2019 में भी नहीं किया था चुनाव में उन्होंने, आज उसके बारे में बताऊंगा। फिर बात होगी तेल का बिल और तेल दोनों बचाने वाला मोदी का नया खेल कैसे शुरू हो गया है। आपसे जुड़ी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, देश से जुड़ी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पेट्रोल डीजल 25 रुपए सस्ता करने वाली खबर आ गई है क्या, आज इसके बारे में भी बात होगी। देश का वो नया पुल जिसमें लगे तार से पृथ्वी 4 बार लपेट ली जा सकती है, आज उस पुल के बारे में दिखाऊंगा। महानगाड़ा, चांदी की थाल, राम मंदिर की भव्य तैयारियों का लेटेस्ट चैप्टर फिर लेकर आया हूं आपके लिए। अयोध्या पहुंचने वाली फ्लाइट में वो हो गया कि सबके होश उड़ गए, आज वो खबर भी आपको बताऊंगा। और कैसे होगी प्राण प्रतिष्ठा, वो डिटेल जो नहीं जाना तो कहे कि राम भक्त, आज वो आपको डिटेल बताऊंगा। और प्रभु श्री राम के आसन के नीचे हीरे जवाहरात क्यों रखे जा रहे हैं, इसका राज भी खोलूंगा। और आखिर में अनसुना किस्सा, सायरन वाली गाड़ी लेने से क्यों मना कर दिया था शास्त्री जी ने, और कल की पाठशाला के यूनिट टेस्ट के विजेताओं के नाम भी होंगे। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बंगाल पुलिस को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की जांच पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी। दरअसल ईडी ने शाहजहां शेख मामले में बंगाल पुलिस की एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। पिछले दिनों शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने टीएमसी समर्थक की शिकायत पर ईडी अधिकारियों पर ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने निवास पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम ने उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेंट की, जिसे 13 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। पीएम ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर की है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आज एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गई हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महबूबा मुफ्ती अनंतनाग जा रही थी। इस दौरान उनकी गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में महबूबा मुफ्ती की कार को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत रही कि महबूबा मुफ्ती और गाड़ी में सवार बाकी लोग पूरी तरह सुरक्षित हो गए। राजस्थान में भी यूपी के योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। जोधपुर में लूट के दौरान एक महिला की हत्या के आरोपी के अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चल गया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पटना से सटे फुलवारी शरीफ में 2 बच्चियों से दरिंदगी के विरोध में आज लोगों ने चक्का जाम किया। गुस्साई भीड़ प्रशासन से न्याय की मांग कर रही है। दरिंदों ने 2 बच्चियों को किडनैप करके उनके साथ गैंगरेप किया। इस बच्ची की मौत हो गई है, एक बच्ची की, और जबकि दूसरी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, लेकिन पाठशाला में अब सिर्फ क्लास नहीं लगेगी, बल्कि पाठशाला में यूनिट टेस्ट भी शुरू हो चुका है। टेस्ट में पास होने वालों को इनाम भी मिलना है। आज हम कल के यूनिट टेस्ट के जो सवाल थे उनका जवाब भी बताएंगे और विजेताओं का ऐलान करेंगे जिन्होंने टॉप किया इस टेस्ट में कल की, क्योंकि कल लाखों लोगों ने वोट किया है और इसमें आपका नाम भी हो सकता है। तो आज पाठशाला पूरी देखिएगा, क्योंकि आज का सवाल भी आएगा और विजेताओं का नाम भी आएगा। लेकिन आज फिर आपके पास मौका होगा नए सवाल का जवाब देने का, और सवाल से घबराने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप पाठशाला ध्यान से देखेंगे तो हमारे चैप्टर में ही उस सवाल का जवाब होता है जो सवाल हम आपसे पूछते हैं। लेकिन सवाल का जवाब देना कैसे है, क्योंकि अभी ये नई यूनिट टेस्ट शुरू हुई है, तो लोगों को जरा मैं समझाता हूं कि कैसे यूनिट टेस्ट आपको पार करनी है, कैसे एग्जाम में बैठना है। जरा डालिए क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आएगा, जैसे मान लीजिए हमने डमी क्वेश्चन रखा, ये इसका जवाब देने की जरूरत नहीं, ये आपको बताने के लिए है
कि न्यूज की पाठशाला के एंकर कौन है। ए नाविका कुमार, बी दिनेश गौतम, सी सुशांत सिन्हा, डी अनंत त्यागी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल का कैमरा खोलना है और इस कैमरे से ये देखिए, ये स्कैन कीजिएगा आप। जैसे ही ये देखिए यहाँ पे ये QR कोड आ रहा है, इसको जैसे ही आप कैमरे पास ले जाएंगे, ये देखिए ये मेरे कैमरे पर ये येलो मार्क आ गया। इसको जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखिए, ये इसको क्लिक करते ही ये देखिए ये क्वेश्चन खुल गया। मैंने सुशांत सिन्हा पे क्लिक किया और इसके बाद जो है मैंने सबमिट का बटन दबाया, फिर अपनी डिटेल यहां पर डाली और सबमिट करते ही जवाब मेरा रजिस्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जवाब देना है और QR कोड आपकी स्क्रीन पर नीचे दाहिने बाएं लगातार आता रहेगा जैसे ही हम सवाल पूछेंगे। तो इसमें आपका कितना ध्यान है क्लास में, यह भी पता चल जाएगा। लेकिन पाठशाला का पहला सवाल अभी थोड़ी देर में आने वाला है। उससे पहले पहला चैप्टर, राम मंदिर को ना कहते कांग्रेस के लिए कौन सी बहुत बुरी खबर आई है। मंदिर का न्योता ठुकराने पर मुसलमानों ने कांग्रेस से क्या कहा है। वो नंबर जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है क्या। और मोदी शाह का प्लान कैसे तैयार है 2024 के लिए, जिसमें वो करने वाले हैं जो 2014 और 2019 के चुनाव में भी नहीं किया था। सबसे पहले इसका चैप्टर। हमने कल ही पाठशाला में आपको बताया था कि कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराकर अपनी बची खुची उम्मीद को भी ठोकर मार दी, क्योंकि इस देश के करोड़ों हिंदू हैं जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन का इंतजार कर रहे हैं बॉस, और वो उस दिन अयोध्या जाना चाह रहे होंगे। लेकिन ये कांग्रेस जैसी पार्टियां ही हो सकती हैं जिसे अयोध्या आने का न्योता मिला और वो उस न्योते को ठुकरा दे। राजनीति की थोड़ी भी इत्तू सी भी समझ रखने वाला ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जन भावना से कोई भी दल खुद को कैसे अलग रख सकता है बॉस। और राम मंदिर को लेकर जनभावना क्या है, इसका जवाब आपको अयोध्या के लिए करोड़ों लोगों के उत्साह से पता चल जाएगा। कांग्रेस के लिए क्या बुरी खबर आई है, उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। देश में 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम मंदिर निर्माण में दान के अभियान से जोड़ा गया, उन तक पहुंचा गया। 65 करोड़। अब सोचिए, अगर इन 65 करोड़ लोगों में से मान लीजिए 10 करोड़ भी वोटर हुए, तो किसी भी राजनीतिक दल को अयोध्या न जाने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आप सोचिए। और ये तो हम अनुमान कह रहे हैं 10 करोड़, होने को 15 करोड़ 20 करोड़ भी हो सकते हैं। राम मंदिर से जुड़े करीब 20 लाख वॉलंटियर्स 12 करोड़ 70 लाख परिवार तक पहुंचे। 5 लाख से ज्यादा गांवों को कवर किया गया है। राम मंदिर के लिए जो चंदा अभियान चलाया गया था, वो भारत के इतिहास में फंड रेजिंग का सबसे बड़ा अभियान है। और ये वो लोग क्या समझेंगे जो फंड रेजिंग के लिए QR कोड जारी करते हैं, तो वो भी गलत QR कोड जारी कर देते हैं। लेकिन राम मंदिर के लिए ऐसा नहीं हुआ। चंदे के लिए 900 करोड़ का लक्ष्य रखा गया और उस लक्ष्य से कहीं ज्यादा 5500 करोड़ रुपए का चंदा आ चुका है। आप सोचिए ना, राम मंदिर का दान देने के लिए किसी ने पेंशन निधि का पैसा दिया है भाई, किसी ने जमीन ही बेच दी कि प्रभु श्री राम के लिए पैसा देना है। यहां तक कि भिखारियों ने भी 4 लाख तक का दान दे दिया। लेकिन इस देश के कुछ नेताओं को यह उत्साह समझ में नहीं आ रहा। मतलब यह उत्साह देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इस वक्त देश के लोगों की भावना राम मंदिर के साथ है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस भावना को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नहीं समझ पाई। इसलिए हमने आपको कल ही कहा था कि राम मंदिर का न्योता ठुकराकर कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बाजार से कुल्हाड़ी खरीद के लाए हैं और तब पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इस संकट काल में कांग्रेस के ऊपर एक और मुसीबत भी आ गई है। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर खुद कांग्रेस के अंदर ही जमकर विरोध शुरू हो रहा है। खूब फजीहत हो रही है। कोटा से लेकर इंदौर तक शहर शहर नाराज कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं बॉस। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जहां राम का सम्मान नहीं, उस पार्टी से नाता नहीं। हमने आपको कल ही बताया था कि कांग्रेस के इस फैसले से कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। हमने आपको कहा था वो ग्राउंड पे जाएगा, वोट के लिए बोलेगा, पब्लिक उससे पूछेगी नहीं कि क्या तुम्हारे नेता हैं जी, राम मंदिर के कार्यक्रम में क्यों नहीं गए। वो अपने घर में क्या बोलेगा कि हम इस पार्टी का झंडा लगाए हैं जिसके नेता राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। कैसे अपने वोटर का सामना करेगा वो ग्राउंड पे। राहुल गांधी जाते हैं ग्राउंड पे हर वोटर से मिलने, या सोनिया गांधी जाती हैं, या प्रियंका वाड्रा हर जगह जाती हैं। जाता तो रोज कार्यकर्ता है। हमने कल कहा, आज वही हो रहा है। एक बार कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुनिए जो आहत हैं कांग्रेस के फैसले से। जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन निमंत्रण ठुकराना ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। हमारी भावना आहत हुई है। इस
वजह से मेरी भावना आहत हुई है। आज राम मंदिर बना तो इसकी मतलब पहली बार जीवन में ऐसा लग रहा है कि जनवरी के महीने में भी दिवाली आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार हिंदू विरोधी होकर आज राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया है, उससे आहत होकर मैं अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। किसी पार्टी विशेष का मंदिर नहीं है। मेरा अपना निज मत है कि इसमें पार्टी के लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे लोगों को ये महसूस हो कि हम विरोधी नहीं हैं। और जो आज सनातन का विरोध करेगा वो कोई भी दल हो, वो फिर अपने आप को नुकसान में ही रहेगा, वो आत्मघाती कदम होगा उसके लिए, और कोई इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता। कांग्रेस पेंडुलम हो गई है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। और हम तो ये कहते हैं यदि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारा धर्म राम की पूजा अर्चना करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, तो हमें तुष्टिकरण में क्यों जाते हैं? हम दूसरे को खुश करने के लिए अपने धर्म को स्वीकार करने में इतना भय क्यों? और मेरी इस बात की प्रतिज्ञा है कि एक ट्रेन कम से कम मैं अयोध्या रामलला मंदिर हनुमानगढ़ी जी के सीता माता के मंदिर के दर्शन के लिए ज़रूर लेके जाऊंगा। इन लोगों का नाराज होना बनता भी है, क्योंकि जमीन पर काम यही लोग करते हैं, घर घर जाकर वोट मांगने यही लोग जाते हैं। इनसे अगर पब्लिक सवाल करेगी राम मंदिर के न्योते को कांग्रेस ने क्यों ठुकराया, तो क्या जवाब देंगे बेचारे? कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो हिंदुओं की जनभावना को समझते हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को स्वीकार भी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनेंगे, जिसे कांग्रेस राजनीतिक इवेंट बता रही है। सुनिए एक बार कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी हलचल मची हुई है, फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने के फैसले का बचाव कर रहे हैं, इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस नेता बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी और संघ का कार्यक्रम है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हम लोग क्यों जाएं? सुनिए। कि हमारे इस आयोजन को पूरी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का अड्डा बना दिया है। जब शंकराचार्य जी जा रहे हैं, हम लोग क्यों जाएं? कांग्रेस अलग अलग बहाने बनाकर खुद को डिफेंड कर रही है, लेकिन बीजेपी को बड़ा मौका मिला है और वो अब ये बताने लगे हैं कि गांधी की कांग्रेस नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। क्योंकि गांधी की कांग्रेस होती तो राम से कभी बैर नहीं होता। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कांग्रेस को लेकर क्या कहा है। यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। कांग्रेस की मुसीबत सिर्फ राम मंदिर का न्योता ठुकराना ही नहीं है, एक दूसरी मुसीबत भी आ गई। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि कांग्रेस तो पहले ही मुसीबत में इतनी गिरी है, अब क्या ही नई मुसीबत आएगी। दरअसल इतना तामझाम कर नीतीश कुमार ने कांग्रेस के साथ मिलकर इंडी गठबंधन बनाया ताकि विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ लड़े और वोट विपक्ष की अलग अलग पार्टियों में न बटे।
लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इंडी गठबंधन की प्लानिंग पर मायावती पानी फेरने की तैयारी कर रही हैं। यूपी में तीसरा मोर्चा बनने की चर्चा तेज हो गई है और इस मोर्चे का नेतृत्व मायावती कर सकती हैं कहा जा रहा है। अभी तक यह खबरें थी कि कांग्रेस इंडी गठबंधन में मायावती को शामिल करने के लिए बीएसपी नेताओं के संपर्क में है, पर मायावती तो पहले ही इंडी गठबंधन को खारिज कर चुकी हैं, इसलिए तीसरे मोर्चे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बात यह भी है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो साथ में है, तो मायावती अगर तीसरा मोर्चा बनाती भी हैं तो उसमें कौन सी पार्टियां होंगी? ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि खुद मायावती इन दिनों ओवैसी के संपर्क में है। वैसे तो अभी यूपी में थर्ड फ्रंट की खबरों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर मायावती असदुद्दीन ओवैसी के साथ थर्ड फ्रंट बनाती हैं तो इससे इंडी गठबंधन को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में दलित और मुस्लिम वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर आप देखिए कि क्या स्थिति है, अगर आप देखेंगे यूपी के अंदर, यूपी का आपको बता रहा हूं, यूपी दलित और मुस्लिम वोटर कितने हैं वहां पर? अगर आप देखेंगे यूपी में दलित और आदिवासी, दलित प्लस आदिवासी, इनकी आबादी कितनी है या कितने इनके वोटर हैं, ये करीब करीब वहां पर मामला 20% वोटर का बैठता है। और मुस्लिम कितने हैं वहां पर? मुस्लिम करीब करीब हैं 16%, 16%। तो अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 36% वोटर है। और दलित, आदिवासी और मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीट जहां पर इनका प्रभाव है, वो लोकसभा सीट कितनी है? ऐसी लोकसभा सीट है 45, 80 में से 45 लोकसभा सीट है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा 36% मायावती या थर्ड फ्रंट अगर बना तो उधर चला जाएगा, लेकिन डैमेज तो करेगा बॉस, तो मिलके क्या ही कर लीजिएगा। थर्ड फ्रंट की बातें इसलिए होने लगी हैं क्योंकि अभी भी देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जो ना बीजेपी के साथ हैं और ना ही कांग्रेस के इंडी गठबंधन के साथ, और इनका अपने अपने राज्यों में ठीक ठाक प्रभाव है। इनमें यूपी में मायावती की बीएसपी है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की बीआरएस है, तेलंगाना और अन्य राज्यों में ओवैसी की एआईएमआईएम है, ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी है, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, पंजाब में बादल परिवार की अकाली दल है, हरियाणा में चौटाला परिवार की आईएनएलडी है। तो बहुत पार्टियां भी अलग हैं, लेकिन राम मंदिर पर जो माहौल बन रहा है उससे इंडी गठबंधन पहले से ही टेंशन में, और अब थर्ड फ्रंट की आहट ने इंडी गठबंधन की धड़कनें जरूर बढ़ा दी होंगी। इसलिए इंडी गठबंधन में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज कर दी। कांग्रेस चाहती है कि इस महीने के अंत तक सब फाइनल हो जाए। अभी तक बातचीत में जो सामने निकल कर आया है कि दिल्ली, पंजाब, गोवा में कांग्रेस और केजरीवाल की सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग फिक्स बताई जा रही है। यूपी में पहली बातचीत हो चुकी है, लेकिन गठबंधन में मायावती होंगी या नहीं ये फिक्स नहीं। अब तो थर्ड फ्रंट की बात होने लगी। महाराष्ट्र में 35 सीटों को लेकर लगभग बात तय है, लेकिन बाकी 13 सीटों पर बातचीत अभी चल रही है। बिहार में 30 सीटों पर मामला लगभग फिक्स है, लेकिन 10 सीटों पर अभी टकराव है। बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस 10 सीट मांग रही है, इसलिए अभी कुछ फिक्स नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरेंडर मोड में भी है, क्योंकि आप देखिए सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार सिर्फ 255 से 260 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से ये आधी सीटें हैं, क्योंकि हाफ वे मार्क है 272 और बहुमत के लिए 272+1 यानी 273 का आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए होता है। यानी कांग्रेस बहुमत से भी कम सीट पर चुनाव लड़ रही है, यानी कांग्रेस पहले ही सरेंडर मोड में आ गई है। कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अकेले नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकती अगर वो इतने ही सीटों पर लड़ती है तो। जबकि आप देखिए साल 2019 में कांग्रेस 421 सीट पर उम्मीदवार उतारी थी, लेकिन इस बार अगर कांग्रेस 255-260 जीतने का कैलकुलेशन रख रही है तो उसके पीछे की वजह भी बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में यह सोच चल रही है कि 255 से 260 सीटों के पीछे वजह यह है कि 421 में से 52 सीटें वो पिछली बार जीते और 209 सीट ऐसी थी जिस पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। तो 52 + 209 यानी 261 सीट पर ही वो लड़ेंगे, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देंगे। ये अभी सूत्र कह रहे हैं, ये अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर लड़ सकती है। कांग्रेस का मनोबल इसलिए भी गिरा हुआ है क्योंकि पिछले 34 साल से कांग्रेस आगे ही नहीं बढ़ पा रही। नरेंद्र मोदी तो पिछले 9 साल से कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोके हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से पहले भी कांग्रेस कोई झंडे नहीं गाड़ पा रही थी। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। कांग्रेस ईवीएम को गाली दे दे, पत्रकारों को गाली दे दे,
इसको बोले, उसको बोले, जिसको बोलना है बोले, लेकिन सच यह है कि पिछले कई सालों में वोटों की संख्या डबल हो गई, लेकिन कांग्रेस का जनाधार वहीं का वहीं अटका हुआ है। और मैं आपको आंकड़े से साबित करके दिखाता हूं। आप कांग्रेस का हाल देखिए कि बीते कुछ सालों में कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस का हाल। देखिए 1989 कुल वोट पड़े, कुल वोट और कांग्रेस का वोट, कांग्रेस को वोट कितना मिला ये देखते जाइए आप। 1989 में कुल वोट पड़े थे 30.9 करोड़, 30 करोड़ 90 लाख वोट पड़े। और 2019 में टोटल वोट कितने पड़े? 61 करोड़ 30 लाख वोट। यानी अगर आप वोटों की संख्या देखें तो 1989 से 2019 के बीच में 30 साल में वोट डबल हो गए। कहां 30 करोड़ पड़ रहे थे, कहां 61 करोड़ हो गए। लेकिन कांग्रेस को कितने वोट मिले? 1989 में कांग्रेस को वोट मिले थे 11 करोड़ 90 लाख, 11 करोड़ 90 लाख। 2019 में कांग्रेस को कितने वोट मिले? 11 करोड़ 90 लाख। आप देखिए बॉस, कांग्रेस की गाड़ी कैसे अटक गई है। वोट जो पड़ रहे हैं चुनावों में वो 30 साल में डबल हो गए। कांग्रेस के वोट उतने ही के उतने पड़ रहे हैं, 11 करोड़ 90 लाख, 11 करोड़ 90 लाख। और अगर आपको प्रोग्रेस देखना है तो बीजेपी का देखिए कि बीजेपी कैसे आगे बढ़ी है। 1989 में बीजेपी को 3 करोड़ 41 लाख वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी को करीब 23 करोड़ वोट मिले हैं, 23 करोड़। वो 3 करोड़ से 23 करोड़ पर पहुंच गई बीजेपी, 3 से 23 करोड़। कांग्रेस 11 करोड़ 12 करोड़ के आसपास अटकी हुई है। वोटर बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ा हुआ वोटर कांग्रेस के पास नहीं जा रहा है। और अगर बढ़ा हुआ में से कुछ जा रहा है तो जो पहले का है वो भाग जा रहा है। आपका जनाधार नहीं बढ़ पा रहा बॉस, और आप किसी को इसको उसको कोसते हैं, गाली देते हैं। ईवीएम थी क्या उस जमाने में? आज वाले पत्रकारों से दिक्कत है, तब तो नहीं थे। क्या किया आपने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए? बीजेपी तो बढ़ गई, 3 से 23 करोड़ हो गई। करीब 30 साल से कांग्रेस को मिले कुल वोट 10 से 12 करोड़ पर ही अटके हुए हैं। और यह बार बार दिखता है। जैसे साल 1991 में 1991 में कुल वोट पड़े थे 28 करोड़ 60 लाख, कांग्रेस को 10 ही करोड़ आए। आप ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखाता हूं। कुल वोट और कांग्रेस का वोट, कितना इनको वोट मिला आप देखिए ना, कैसे हर साल अटके हुए हैं। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि 1991 में कुल वोट पड़ा 28 करोड़ 60 लाख, 28.6 करोड़। कांग्रेस 10 करोड़, इतना ही वोट मिल पाया इनको। फिर आया 1996 का साल, आप देखिए वोटर बढ़ के 34 करोड़ हो गए, 34.3 करोड़ वोटर हो गए। कांग्रेस गिर गई, 9.6 करोड़ पे आ गई, इनका वोट और गिर गया। वोटर बढ़ रहा है, इनका वोट गिर रहा है। 1998 में जो कुल वोट पड़े वो थे 37 करोड़ 50 लाख, इतना वोट पड़ा। कांग्रेस का वोट वहीं अटका हुआ और गिर गया, 9.5 करोड़ पे आ गया। 1999 में आप देखिए 37 करोड़ 20 लाख वोट पड़ा, लगभग उतना ही पिछले बार के मुकाबले। कांग्रेस 10.3 करोड़। मैं आपको बता रहा हूं, 10 करोड़ 11 करोड़ 9 करोड़ 12 करोड़ के आगे नहीं जा रहे हैं। 2004 में इनकी सरकार तो बन गई, लेकिन क्या हुआ? 38 करोड़ कुल वोट पड़े थे, 38.9 करोड़, करीब 39 करोड़। कांग्रेस वही 10.3 करोड़, उससे ज्यादा उनका वोट ही नहीं बढ़ रहा है। 2009 में देखिए, 2009 में 41 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े देश के अंदर, कांग्रेस 12 करोड़ भी नहीं पहुंच पाई। यह तो हाल है बॉस। आपको चिंता ही नहीं है कि आप क्या करेंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद आप बहाने ढूंढते हैं। कांग्रेस की हालत इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जो जन भावना के साथ नहीं थे। इसका सबूत राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का एक फैसला है। कई लोग मानते हैं कि इस फैसले के पीछे एक फैक्टर यह भी है कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को देख रही है, लेकिन अयोध्या के मुसलमान जो कह रहे हैं वो भी कांग्रेस को सुनना चाहिए। उन्होंने गलत ऐसे किया, उन्हें तो क्योंकि देश की खुशी के लिए उन्हें
शामिल होना चाहिए देश में, देश के लोगों के साथ। और ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चला है, सोनिया जी को जनता जवाब देगी इसका। 24 चुनाव में जनता उन्हें सब बता देगी। ये मतलब जनता के हित की बात है कि मतलब सभी लोग सहमत है इस बात पे, तो उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों को बरगला रहा है कि मुसलमानों का वोट हम लेते रहें और अपना काम सेट करते रहें। अगर इनके अंदर क्वालिटी होती तो 70 साल के अंदर उन्होंने सरकार चलाई तो ये जाते ही नहीं, अगर ये बढ़िया लोग होते। और राम मंदिर की तो बात ये रही, राम मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? उद्घाटन हो रहा है तो क्या आपत्ति, क्या बुराई है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ये मिलजुल के इतने से सारे काम हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। कभी कोई इसकी वो नहीं है कि आपस में जो नाइतफाकी फैले। एक तरफ कांग्रेस है जो सिकुड़ती चली जा रही है, मुसलमान कह रहा है कि जाइए ना भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन ये खुद ही लगे पड़े कि ना हम नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो टारगेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। पिछली बार 300 से ज्यादा सीटें नरेंद्र मोदी ने जीती थी, इस बार 400 से ज्यादा सीटें और 50% वोट शेयर का टारगेट रख दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला, लेकिन बीजेपी को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। बीजेपी ने इसके लिए नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग भी फिक्स कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का प्लान यह है कि वो लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। बीजेपी की पहली लिस्ट जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरू में आ जाएगी कहा जा रहा है। यानी जब तक इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनल होगी तब तक बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी कि ये नाम है जो चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम होगा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में वाराणसी से चुनाव लड़े थे और गृह मंत्री अमित शाह 2019 में गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते थे। पहली लिस्ट में बीजेपी का फोकस 164 सीटों पर रहेगा। ये वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी या तो कभी नहीं जीती या फिर जीत का मार्जिन काफी कम रहा है। बीजेपी ने एमपी के चुनाव में भी यही एक्सपेरिमेंट किया था जो हिट रहा। बीजेपी ने एमपी के चुनाव से 100 दिन पहले ही हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और पूरा गेम पलट दिया था। यही फॉर्मूला बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी अपनाने जा रही है। जिन 164 कमजोर सीटों पर बीजेपी का फोकस है उस पर पार्टी 2 साल से ग्राउंड पर मेहनत भी कर रही है। यानी कांग्रेस और बीजेपी का फर्क साफ दिखता है और इसीलिए नतीजों में भी फर्क साफ दिखता है। इसी सियासी खेल के बाद हम आपको तेल के खेल के बारे में अब आपको बताने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा क्या खेल कर रहे हैं कि तेल भी बचेगा और तेल में लगने वाला पैसा भी बचेगा। लेकिन उससे पहले आज का सवाल और कल के सवाल के विजेताओं का वक्त आ चुका है। पहले आज का सवाल आपको बता देता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कल जिन लोगों ने यूनिट टेस्ट में हिस्सा लिया था QR कोड स्कैन करके, उनमें से कौन कौन जीता है। तो पहले आज का सवाल देख लीजिए। 2019 में अमित शाह गुजरात में किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे? ए अहमदाबाद पूर्व, बी अहमदाबाद पश्चिम, सी वडोदरा या डी गांधीनगर। एक बार ये फुल फ्रेम में डाल दीजिए। ये देखिए, ये है आज का सवाल। ऊपर QR कोड आपको बाईं तरफ दिख रहा है, स्कैन कीजिए और जवाब देना फटाफट शुरू कीजिए, फटाफट, क्योंकि कल जिन लोगों ने जवाब दिया उनको तो भैया टॉपर की लिस्ट आ गई है। कल के सवाल के विजेताओं के नाम बताने का वक्त आ गया है। कल हमने पहला सवाल पूछा था कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा किस कांग्रेस नेता ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया है। सही जवाब है ए अधीर रंजन चौधरी और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसका सही जवाब दिया। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपर रहे, यानी विजेता कौन रहे। पहले सवाल के विजेता हैं राम नारायण चौधरी, जिनका नंबर हम मोबाइल नंबर पूरा नहीं दिखा रहे हैं, आप आखिरी का 4 डिजिट और शुरू का डिजिट देख के समझ जाइए आपका नंबर है। लास्ट में राम नारायण चौधरी के मोबाइल नंबर में 3252 आता है। दूसरी विनर है दीप प्रभा शर्मा 632220, लास्ट का 4 डिजिट है 2220। और तीसरी विनर है अनामिका ठाकरे, जिनके मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट है 9782। तो इन तीनों विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। आपको हमारी टीम संपर्क करेगी और आपके घर पर इनाम पहुंचेगा। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी दूसरा सवाल भी बचा है और कल जो दूसरा सवाल पूछा था उसके भी विजेताओं का नाम अभी बताऊंगा। ये 3 ही विजेता नहीं है, और विजेता हैं, लेकिन उसका थोड़ा इंतजार कीजिए। QR कोड स्क्रीन पर डाल दीजिए, लोग जवाब देना शुरू करें। मैं शुरू करता हूं अगली क्लास। तेल का बिल और तेल दोनों बचाने वाला मोदी का नया खेल बताने जा रहा हूं। पेट्रोल डीजल 25 रुपए सस्ता करने वाली खबर आ गई है क्या? देश का वो नया पुल जिसमें लगे तार से पृथ्वी 4 बार लपेटे में आ जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये बात कहते हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है और नए साल में पीएम मोदी की ये बात सही होती दिख रही है। चाहे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, रेलवे नेटवर्क की बात हो या फिर कच्चे तेल के क्षेत्र में विदेशों से निर्भरता कम करने की बात हो, भारत अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। पीएम मोदी ने पिछले 9 साल में देश के विकास की जो नींव रखी है उस पर आत्मनिर्भर भारत खड़ा होता हुआ दिख रहा है। क्यूआर कोड डालिए, लोग तभी तो वोट करेंगे। यहां तक कि कच्चे तेल के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत के विकास की 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ कृष्णा गोदावरी बेसिन से कच्चे तेल के 26 नए कुएं मिले। अपने देश में तेल के कुएं मिल गए बॉस, 26 नए कुएं, जिससे तेल का उत्पादन होगा और दूसरी तरफ भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल बनकर तैयार हो गया है। यानी एक तरफ भारत तेल का उत्पादन कर रहा है तो दूसरी तरफ तेल बचाया भी जा रहा है। समुद्री सेतु बनने से तेल के साथ समय की भी बचत होगी। कच्चे तेल के क्षेत्र में अब भारत भी एक अहम प्लेयर बनेगा। विदेशों पर निर्भरता कम होगी तो दूसरी तरफ भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भारत की इंजीनियरिंग कैपेसिटी की शानदार मिसाल है। आपको भारत की इन 2 अहम सफलताओं के बारे में आज विस्तार से बताने वाला हूं। बॉस, कितनी बड़ी खबर है आप सोचिए, देश में तेल का कुआं निकल आया है। भारत क्रूड ऑयल के लिए अरब देशों, अमेरिका और रूस पर निर्भर है। केजी बेसिन में मिले तेल के नए कुओं से प्रोडक्शन शुरू होने के बाद यह डिपेंडेंसी कुछ कम होगी। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं भारत की नई शान अटल सेतु। मतलब तेल का पैसा बचाने की खबर आगे है, पहले तेल बचाने वाला पुल देखिए। और गजब का पुल है, ऐसा पुल देश में बना ही नहीं। यह मुंबई में बनकर तैयार हो चुका है और 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है, यानी समुद्र में बना देश का सबसे लंबा पुल। इसका पूरा नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल बिहारी वाजपेयी सेतु है। यह पुल भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल है। अभी तक आपने चीन और जापान में बने लंबे समुद्री पुल देखे होंगे, लेकिन अटल सेतु बनाकर भारत ने दिखा दिया कि भारत में भी इस तरह के पुल बनाने की क्षमता है। आप देखिए क्या दिख रहा है बॉस, गजब ही लग रहा है, एकदम शानदार। अटल सेतु, इस पर गाड़ी चलाने का क्या शानदार अनुभव होगा आप सोचिए। 22 किलोमीटर का पुल है बॉस, चला जा रहा है। रात में अटल सेतु सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे समुद्र के बीच किसी ने सोने से लकीर खींच दी। बेहद शानदार और मजबूत यह पुल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नई मिसाल है। अटल सेतु का प्रधानमंत्री मोदी 12 तारीख को उद्घाटन करेंगे। अटल सेतु की वजह से समय और तेल दोनों की बचत होगी। तेल के उत्पादन में भी भारत की निर्भरता विदेशों से कम होने वाली है, क्योंकि देश में कच्चे तेल के 26 नए कुएं मिले, जहां से तेल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी में समुद्र के बीच बने कृष्णा गोदावरी बेसिन में समुद्र से 25 किलोमीटर अंदर मिले तेल के कुओं से पहली बार तेल का उत्पादन हुआ है। इसकी जानकारी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने देते हुए कहा कि कृष्णा गोदावरी की गहराइयों से उभरा ऊर्जा सुरक्षा का विश्वास। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने केजी बेसिन से निकले कच्चे तेल का इमेज भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। यह वही तस्वीर है, एक गिलास में कच्चा तेल भरा हुआ, ये देखिए एक बोतल में अपने देश का तेल, खुद का तेल। ये देखिए, ये जो बोतल में आप देख रहे हैं, ये देश के तेल के कुएं से निकला हुआ तेल है, किसी दूसरे देश से आयात किया हुआ तेल नहीं है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। केजी बेसिन से तेल के साथ साथ नेचुरल गैस का भी प्रोडक्शन होगा। अब देखिए कि केजी बेसिन के तेल के नए कुएं से प्रोडक्शन शुरू होने से भारत की तेल और गैस जरूरतों पर कितना सकारात्मक असर पड़ेगा। ओएनजीसी जो केजी बेसिन में तेल उत्पादन कर रही है, उसके मुताबिक कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल के 26 कुएं मिले, जिसमें से केजी DWN 98/2 ब्लॉक से तेल का उत्पादन शुरू भी हो चुका है। तेल के 26 कुओं में से 4 पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गए हैं। इससे राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी बस इतना ही मिला है, उतने में 7% अपना काम हो जाएगा। नेचुरल गैस प्रोडक्शन में भी 7% की बढ़त होगी। डेली 45,000 बैरल तेल प्रोडक्शन और 1 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस प्रोडक्शन की उम्मीद है। से लेता है, यानी भारत अपनी जरूरत का 13% तेल खुद प्रोड्यूस करता है।
भारत में सबसे ज्यादा तेल और गैस का प्रोडक्शन ओएनजीसी करता है, जो कुल प्रोडक्शन का 71% है। ओएनजीसी ही केजी बेसिन से तेल प्रोडक्शन कर रहा है, जिससे ओएनजीसी की क्षमता 11% बढ़ जाएगी। धीरे धीरे सभी 26 कुओं से तेल का उत्पादन शुरू होगा, जिससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो जाएगी। दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा गहराई वाला समुद्री प्रोजेक्ट भी भारत में चल रहा है। 2026 तक इस प्रोजेक्ट में भी तेल उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा। जब इन सारे प्रोजेक्ट से तेल प्रोडक्शन होने लगेगा तो देश में तेल की कीमतें भी कम हो सकती हैं। भाई एक अनुमान रहता है कि बाहर से तेल मंगाते हैं, उसी में 20, 25, 30 रुपए चला जाता है। तो जैसे जैसे वो तो रामधुन की गूंज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की नगरी अयोध्या किस तरह राममय हो चुकी है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान राम के लिए क्या खास भेंट भेज रहे हैं, उसकी एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की एक झलक देखिए। पहले राम मंदिर से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। हमने आपको राम मंदिर में लगे सोने के एक दरवाजे की तस्वीर दिखाई थी ना। अब राम मंदिर में इस तरह के सोने के 3 और दरवाजे लग चुके हैं। पहले जो दरवाजा लगा था उसमें हाथी और कमल का फूल नजर आ रहा था, जबकि जो नए दरवाजे लगाए गए हैं उसमें मोर के चित्र को उकेरा गया। देखिए क्या शानदार है। और मतलब एक बार के लिए देखिए तो ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम का जो महल रहा होगा उसमें ऐसे ना सोने का गेट वेट रहता होगा। राम मंदिर में सोने के कुल 14 दरवाजे लगाए जाने हैं, जिन्हें लगाने का काम तेजी से चल रहा है और अभी 3 आज लग गए, एक उस दिन लगा था तो 4 लग गए, 10 और लगने। ये देखिए कितना सुंदर मोर उकेरा गया। मतलब सोने का दरवाजा है, ये तो खासियत है ही, लेकिन उसमें जो कलाकारी है वो भी बहुत शानदार है। कल हमने आपको गर्भगृह में रामलला के आसन की तस्वीर दिखाई थी। आज रामलला के लिए तैयार किए गए आसन का एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। गर्भगृह में तैयार किए गए इस आसन पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। आज आपको यह भी बताऊंगा कि इस आसन के नीचे हीरे जवाहरात क्यों रखे जा रहे हैं, लेकिन पहले आसन देख लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में गजब का उत्साह है। भव्य राम मंदिर बने, ये राम भक्त का हर राम भक्त का सपना है। और अब जब यह सपना साकार हो रहा है तो राम भक्त प्रभु श्री राम के लिए एक से बढ़कर एक उपहार भेज रहे हैं। गुजरात से राम भक्तों ने एक विशाल नगाड़ा राम मंदिर के लिए भेजा है। अब आप देखिए ये विशाल नगाड़ा आया है बहुत, और इस नगाड़े को बनाने में 3 महीने का वक्त लगा है। गुजरात के डबगर समाज ने 56 इंच व्यास के इस नगाड़े को तैयार किया है। 500 किलो के नगाड़े को तैयार करने में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल हुआ है। 500 किलो का नगाड़ा है, ताकि नगाड़ा सालों साल खराब ना हो। इस नगाड़े की गूंज 1 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देगी। नगाड़ा इतना विशाल है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए 800 किलो का खास रथ भी तैयार करना पड़ा। ऐसे थोड़ी जाएगा इतना बड़ा और भारी नगाड़ा। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचे इस महानगाड़े पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। इसकी आवाज जब डंका इसका बजेगा तो पूरे मंदिर परिसर में इसकी आवाज गूंजेगी। और हमारे रामलला जी भी ये इसकी आवाज सुन के सुबह से उठेंगे और हर्षोल्लास हो जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। क्या इसकी थोड़ा सा आप अगर स्पेशलिटी बता दें, क्या ऐसी चीज है जिनमें क्या क्या चीजें लगाई जाती हैं? इसमें ये स्टील से बना हुआ है। हाँ। और ये चमड़े पे स्पेशली अच्छे एक कारीगर से बनवाया गया है। हाँ। और इसमें जिसके ऊपर ये लोहे है, लोहे के ऊपर जो चांदी और सोने की परत लगी हुई है। अच्छा। ये तो काफी मतलब इसको वक्त लगा होगा कारीगरों को इस तरह की चीजें बनाने। इसको बनाने में 3 महीने लग गए और 25 कारीगर इसमें लगे हुए थे। तो ये बसता है तो बता रहे हो काफी दूर तक इसकी आवाज गूंजेगी। हाँ, 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज गूंज सकती है। हाँ। तो आप ये डबगर समाज का अगर आप देखें बनाया हुआ नगाड़ा, और अगर आप देखें तो इसके लिए जो है इस तरह के दंड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और कहा जा रहा है कि जहाँ राम मंदिर में आरती होगी और इसका धुन बजेगा तो तकरीबन 1 किलोमीटर तक इस तरह से जो है वो आवाज जो है गूंजेगी। गजब का नगाड़ा है नहीं? तो इसकी गूंज तो सुनाई दे रही है। पाठशाला के यूनिट टेस्ट की भी गूंज सुनाई दे रही है। 10 मिनट में 51,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। राम मंदिर से जुड़ी और कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊं। राम मंदिर आने वाले प्लेन में ऐसा क्या हुआ कि सब हैरान रह गए, ये भी बताऊं। उससे पहले आज का दूसरा सवाल आपको बता देता हूं। आप देखिए दूसरा सवाल स्क्रीन पर डालिए। भारत में तेल के 26 नए कुएं, स्क्रीन पर डालिए। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। भारत में तेल के 26 नए कुएं किस इलाके में मिले हैं? ए कच्छ,
बी कृष्णा गोदावरी, सी सौराष्ट्र और डी लक्षद्वीप। इसका QR कोड भी अब आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब दीजिए, क्योंकि दोनों सवालों के अलग अलग विजेता हम चुनते हैं, तो इसलिए दोनों का जवाब दीजिए। दोनों का QR कोड आपकी स्क्रीन पर अब लगातार आता रहेगा। और कल जो दूसरे सवाल के विजेता थे उनका नाम अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अब पहले राम मंदिर की बात पूरी करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री मोदी जिस थाल में रामलला को भोग लगाएंगे, अब उस थाल की तस्वीर देखिए। यह है वो थाल, चांदी की थाल जिसमें भोग लगना है। एक एक चीज आपको पहले दिखा दे रहा हूं, क्योंकि कई लोग तो जा नहीं पाएंगे उस दिन, तो अंदर ही अंदर जो लोगों को एक कसक है कि क्या होगा नहीं होगा। देखिए ना बॉस, थाल आपको पहले ही दिखा दिया। यूपी के मिर्जापुर में रामलला को भोग लगाने के लिए चांदी का थाल तैयार हो चुका है। जल्द ही इस थाल को अयोध्या भेजा जाएगा। देवराहा बाबा के आश्रम की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा के लिए चांदी के 6 थाल तैयार किए गए। आश्रम की एक टीम जल्दी ही इन थालों को लेकर अयोध्या रवाना होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में पूजा के विधान में बदलाव भी किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पूजा के विधान में बदलाव को लेकर एक बुकलेट जारी हुई है, जिसका नाम है श्री रामोपासना। इस बुकलेट में भगवान राम की पूजा का पूरा विधान समझाया गया है। ये देखिए, ये वो बुकलेट है। पूजा में बदलाव की ये बुकलेट राम मंदिर के मुख्य पुजारी समेत सबको इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम बाल रूप में विराजेंगे, इसलिए राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि अब माता सीता और प्रभु श्री राम की एक साथ वाली स्तुति नहीं होगी, क्योंकि वहां तो प्रभु श्री राम बाल रूप में ना है भाई। सुनिए भगवान राम की पूजा में बदलाव पर सत्येंद्र दास ने क्या कहा है। माता सीता की प्रतिमा भी नहीं है और माता सीता के साथ राम नहीं है। ऐसी स्थिति में जो स्तुतियाँ अन्य मंदिरों में होती हैं, जो राम और सीता के साथ जोड़ करके होती हैं, जो बहुत से ऐसे ये कहते हैं दोहा हैं जिसमें सारे उपासनाओं की चर्चा है, वह भी इसमें नहीं है। तो यहाँ एक उद्देश्य रखा गया है कि भगवान राम और चारों भाइयों की ही पूजा उन्हीं की होगी और उन्हीं की स्तुति होगी और उन्हीं के जय घोष होगा। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब नजदीक आ रही है। ऐसे में राम मंदिर परिसर से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने के लिए यजुर्वेद का पाठ शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि के मौजूदा मंदिर में जहां पर फिलहाल रामलला के दर्शन होते हैं, उसी जगह यजुर्वेद का पाठ किया जा रहा है। यह पाठ अगले 4 दिन तक चलेगा, जिसके लिए 121 वेद पाठी बुलाए गए हैं और यज्ञ मंडपों का निर्माण किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज अयोध्या में धूमधाम से अक्षत किए अयोध्या की सेना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कोविदार वृक्ष की रचना ऋषि कश्यप ने की थी। हरिवंश पुराण में बताया गया है कि कोविदार का पेड़ पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, तो इसीलिए अब जो राम मंदिर में ध्वज लग रहा है उसमें भी कोविदार वृक्ष जो है वो लगाया गया है। राम मंदिर के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, जिनकी सुविधा के लिए अयोध्या में तैयार किए गए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों के लिए उड़ान शुरू हो रही है। आज अहमदाबाद से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई। पहली फ्लाइट में अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकले यात्रियों में कुछ लोग भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के भेष में पहुंच गए। पब्लिक हैरान, ये फ्लाइट में कौन आ गया। ये देख रहे हैं आप, इमोशन देखिए कि लोग एयरपोर्ट पे भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के रूप में आगे। देखिए वहां नारे लग रहे हैं, सुनिए जरा। कोई भी रैंडम श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। यानी एयरपोर्ट पे भी जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आज तक मैंने तो नहीं देखा ऐसा। ये इस वक्त देश में माहौल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ को अहमदाबाद और अयोध्या के बीच शुरू हुई फ्लाइट का बोर्डिंग पास भी दिया गया। सुनिए अयोध्या के लिए नई फ्लाइट लॉन्च होने पर सीएम योगी ने क्या कहा। और आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा
इंडिको के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। यह उन अनंत संभावनाओं को जो 2014 के बाद देश के अंदर हम सबको देखने को मिला है, उन सबको आज हमें इन सेवाओं के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है। सीएम योगी इसलिए खुश हैं क्योंकि उद्घाटन के बाद से ही अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। अयोध्या की फ्लाइट के टिकटों की भारी डिमांड है, जिसकी वजह से अयोध्या का हवाई सफर कई गुना महंगा हो गया है। और वो एयरलाइन वाले भी देख रहे हैं कि मार मची है टिकट के लिए, तो बढ़ा दिए पैसा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक 20 जनवरी को बेंगलुरु से अयोध्या के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट कितने की पता है? 24,000 रुपया का एक टिकट 24,000 का बेंगलुरु से अयोध्या जाने के लिए। रामलला के दर्शन की लालसा ऐसी है कि वीकेंड पर अधिकतर फ्लाइट टिकट सोल्ड आउट है। टिकट है ही नहीं है बॉस। फिलहाल बेंगलुरु और अयोध्या के बीच डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन 17 जनवरी से डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च होने वाली है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होते वक्त अयोध्या के लिए फ्लाइट टिकट का दाम करीब 6,000 रुपए के आसपास था। यानी एक महीने के अंदर यह किराया करीब 400 गुना तक बढ़ गया है और लोग देने को तैयार हैं, कह रहे हैं कि भैया हमको जाना है। तो ये कमाल का काम चल रहा है और इधर यूनिट टेस्ट भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। पाठशाला में अब किस्सा सुना। आज देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। लाल बहादुर शास्त्री को सादगी, शालीनता और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, इसलिए आज पाठशाला में लाल बहादुर शास्त्री की सादगी से जुड़ा एक अनसुना किस्सा। बात उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री देश के गृह मंत्री थे। किसी सरकारी काम से लाल बहादुर शास्त्री जी कोलकाता गए, उन्हें उसी दिन दिल्ली भी पहुंचना था, लेकिन रोड पर शाम के वक्त इतना ट्रैफिक था कि लाल बहादुर शास्त्री समय पर एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे में पुलिस कमिश्नर ने लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा कि वो उनके काफिले को आगे सायरन लगी एक कार भेज देते हैं ताकि जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, वो सायरन बजता रहेगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने पुलिस कमिश्नर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, कहा कि वो बड़े आदमी नहीं बल्कि एक साधारण आदमी है और इस वजह से लाल बहादुर शास्त्री समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। लेकिन लाल बत्ती नहीं ली उन्होंने। और अब पाठशाला में वक्त है कल के दूसरे सवाल के विजेताओं के नाम बताने का। कल हमने आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत कब की थी? साल 2002, 3, 4 या 5 में? और इस सवाल का सही जवाब है साल 2003 में यह समिट शुरू हुआ था। और अब आपको विजेताओं के नाम बताता हूं। जो टॉपर रहे हैं उनमें नाम है राहुल चंदूलाल बजाज का, जिनका फोन नंबर आखिरी 4 डिजिट है 0826। दूसरी टॉपर है मंजुला झा, जिनका फोन नंबर है 2580, आखिर के 4 डिजिट है। और तीसरी विनर है कृतिका मोदी, जिनका फोन नंबर है आखिर का 4 डिजिट 9090। तो इन तीनों टॉपर्स को भी बधाई। आपको भी हमारी टीम संपर्क करेगी और आपके घर तक इनाम पहुंचेगा। तो जिन लोगों ने पाठशाला ठीक से देखी, सही जवाब दिया, समय पे QR कोड स्कैन किया, उन सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये यूनिट टेस्ट रोज होगी, रोज विजेताओं को ये इनाम, बहुत आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिलेगा। ये जो नीचे QR कोड आ रहा है, स्कैन करते रहिए, जवाब देते रहिए, पाठशाला देखते रहिए, नवभारत देखते रहिए और इस वक्त की हेडलाइंस।